हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है थ्री फेज एक्सरे जनरेटर। आज के चैप्टर में हम एक्सरे जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूँ, जैसे एसी करंट क्या होता है तथा डीसी करंट क्या होता है। एसी करंट की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट करंट, यानी वो करंट जो समय के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये टी हो गया, ये प्लस वोल्टेज, ये माइनस वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज जैसे जैसे टाइम के अनुसार क्या होगा, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, अपनी वैल्यू भी चेंज करता है। यहाँ पर ये जीरो है, जीरो से मैक्सिमम की ओर जाएगा, यहाँ से जैसे फिर वापस जीरो की तरफ आएगा। अब नेगेटिव के अंदर मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, वापस जीरो की तरफ आना है। तो ये क्या कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। और डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। ये करंट जो समय के साथ साथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट करंट कहलाता है। जैसे डीसी करंट हो गया, समय के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू इक्वल है, तो ये क्या कहलाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल फेज, टू फेज और थ्री फेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किस प्रकार से होता है। देखिए, अगर हम सिंगल फेज देखें तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे ये कोई मैग्नेट है एन और ये इसका एस एंड है, इसके बीच में अगर किसी कॉइल को अगर टर्न किया जाए, इसको रोटेट किया जाए, घुमाया जाए, तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ये एक बार ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर होती है। तो इसके कारण से इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत भार उत्पन्न होता है, जो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, तथा ये इसका वेव फॉर्म होता है, इसके अनुसार ये बनती है। इसके बाद हम देखें टू फेज जनरेशन के अंदर किस तरह से होगा। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर कॉइल्स के दो सेट होते हैं। जैसे ये एक कॉइल होगी, दो इस तरह से मान लो, इस पे हमने जो कॉइल्स के ऊपर हमने क्या कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, यानी ये 90 डिग्री पर होते हैं। इसके बीच में अगर कोई मैग्नेट को रख के अगर आप रोटेट करोगे इस मैग्नेट को, तो क्या होगा, एक बार ये मैग्नेटिक फील्ड इस इन कॉइल के अलाइनमेंट में होगा, दूसरी बार इनके अलाइनमेंट में होगा, इनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसके कारण से जो वेव फॉर्म उत्पन्न होगा, उस वेव फॉर्म के अंदर भी क्या होगा, 90 डिग्री का गैप होगा। जैसे ये पूरा साइकिल है 360 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, ये 270 और ये 360। तो ये जो दूसरा वेव फॉर्म होगा, ये इससे 90 डिग्री पीछे होगा, तो ये इसके कारण से इस तरह का वेव फॉर्म बनेगा, जो इससे क्या है, 90 डिग्री पीछे होते हैं। यानी इससे जो दो वेव फॉर्म बनेगी, इनके अंदर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और अगर हम थ्री फेज देखें, थ्री फेज जनरेटर, पावर जनरेटर जो पावर जनरेट करता है, उसके अंदर क्या होती है, उसमें तीन कॉइल होती है। उसमें क्या होती है, तीन कॉइल होती है, और ये तीनों कॉइल 120 डिग्री के डिफरेंस पर होती है। कितने पर, 120 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से होती है। इनके बीच में अगर आप एन और एस मैग्नेट को मैग्नेट रख के अगर आप इसको रोटेट करते हो उस मैग्नेट को, तो इनसे तीन वेव फॉर्म उत्पन्न होंगी, और इन तीन वेव फॉर्म के बीच में क्या होगा, 120 डिग्री का डिफरेंस होगा। क्या होगा, कितना होगा, 120 डिग्री का डिफरेंस होगा। जैसे एक वेव फॉर्म इस तरह से बनी, तो दूसरी वेव फॉर्म क्या होगी, दूसरी वेव फॉर्म इससे 120 डिग्री के ऊपर होगी। तो ये आप देख सकते हो, ये इन तीन का क्या होता है, वेव फॉर्म होता है। ये तीनों के वेव फॉर्म होते हैं। इनको क्या करते हैं, इनको हम आगे जो एसी ट्रांसफार्मर के ऊपर इनको अप्लाई करते हैं। अगर हम इनको डायरेक्टली यहीं से रेक्टिफाई करके अगर हम एक्सरे ट्यूब पर अप्लाई करना चाहेंगे, तो देखो
इसको अगर आप रेक्टिफाई करोगे तो इसको रेक्टिफिकेशन से क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफाई करते हो तो इसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये रेक्टिफायर इसको भी क्या करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये क्या हो गया, डीसी करंट हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया, जो प्लस मान के नेगेटिव में इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। इसको अगर आप रेक्टिफाई करोगे तो इसका रेक्टिफाई क्या होगा, ये इस तरह से एक हो गया, ये हो गया, और इसका रेक्टिफिकेशन किस तरह से होगा, एक साइकिल, दूसरा साइकिल जो इसके और जो तीसरा साइकिल है ये इस तरह से होगा। तो ये इनका रेक्टिफिकेशन होगा। एक्सरे ट्यूब के किनारों पर इनसे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए जो एक्सरे ट्यूब है, अगर कोई किसी एक्सरे ट्यूब के किनारों पर अगर आप ये वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो देखिए इसके किनारों के ऊपर इसकी वोल्टेज की डायरेक्शन प्लस इधर माइनस होना है, तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगा और बाद में क्या होगा, जीरो पे चला जाएगा, वापस बढ़ेगा, वापस जीरो चला जाएगा। यानी जो इसका पीक वोल्टेज है, अगर वोल्टेज का वेरिएशन देखो तो 100% जो वोल्टेज यहाँ तक है इसका पीक है, इससे क्या होगा, कितना वेरिएशन आ सकता है, 100% तक वेरिएशन आता है, पूरा वोल्टेज डाउन जीरो भी हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं। कितना होता है, जो सिंगल फेज के अंदर कितना रिपल फैक्टर है, इसके अंदर 100% रिपल फैक्टर होता है। कैसे, रिपल फैक्टर क्या कहते हैं, जो उसके मैक्सिमम वोल्टेज से जो उसका वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो उसको हम क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं। तो इसके मैक्सिमम से वेरिएशन कितना आ रहा है, 100% वेरिएशन आ रहा है, यानी इसका रिपल फैक्टर कितना होता है, 100% होता है। इसमें देखिए इसके अंदर वोल्टेज अगर आप देखोगे तो वोल्टेज आपको यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ के बाद में डाउन नहीं जाएगा, लेकिन ये वाली इसको कंपेंसेट कर देगी। यानी जो आपको वेव फॉर्म मिलेगी वो वेव फॉर्म इस तरह की वेव फॉर्म आपको मिलेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्सरे सिंगल फेज में एक्सरे ट्यूब के किनारों पर वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाता है और मैक्सिमम से जीरो आता है। यानी यहाँ पे जो इस कंडीशन के अंदर वोल्टेज है तो एक लो वोल्टेज अप्लाई हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, जिसके कारण एक्सरेज उत्पन्न होंगी, बोmbardment होगी जो इलेक्ट्रॉन की वो धीमी होगी, तो लो एनर्जी की एक्सरेज उत्पन्न होगी। इस कंडीशन में अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, यहाँ पर जब वेवफॉर्म यहाँ पर होगा, यानी इस समय जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रॉन चाहेंगे अपनी फुल स्पीड के साथ इस टारगेट पर बोmbardment करेंगे, तो उनसे एक्सरेज उत्पन्न होगी, वो क्या होगी, हाई वोल्टेज की एक्सरेज होंगी। यानी सिंगल फेज रेक्टिफायर, इससे अगर आप देखोगे एक्सरे का प्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, जो वोल्टेज वेरिएशन मैक्सिमम होने के कारण जो एक्सरे फोटोन है वो मिनिमम और मैक्सिमम हर एनर्जी के एक्सरे फोटोन इसके अंदर आपको मिलते हैं। इसी तरह टू फेज में देखते हो तो वोल्टेज वेरिएशन तो इसके अंदर भी मिलेगा आपको, लेकिन इतना ज्यादा वोल्टेज वेरिएशन नहीं मिलता है, वोल्टेज वेरिएशन कुछ कम हो जाता है, 100% वोल्टेज वेरिएशन नहीं होता। यानी रिपल फैक्टर इसके अंदर कम है, बजाय कि सिंगल फेज बजाय टू फेज में कम होते हैं। और थ्री फेज में देखो, थ्री फेज के अंदर तो रिपल फैक्टर आपको और भी कम देखने को मिलेगा, टू फेज की बजाय भी। यानी ये जो थ्री फेज जनरेटर है अगर इसका उपयोग करते हैं तो आपको एक्सरे ट्यूब के किनारों पर एक कांस्टेंट पोटेंशियल देखने को मिलेगा, एक नियत विभवांतर देखने को मिलेगा, जिससे एक्सरे फोटोन होंगे वो भी लगभग एक समान एनर्जी के ही आएंगे। जो निकलने वाली एक्सरेज है उनकी जो माध्य ऊर्जा या मीन ऊर्जा है वो भी क्या होती है, एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे इमेज क्वालिटी इंप्रूव होती है और पेशेंट का रेडिएशन डोज भी कम होता है। कैसे, जैसे ये वाला वोल्टेज है, इस वोल्टेज से की जो रेंज है, इस रेंज के अंदर जो एक्सरे फोटोन है वो बहुत ही कम एनर्जी के होते हैं, वो पेशेंट को पार करके जा ही नहीं पाएंगे, तो वो पेशेंट का रेडिएशन डोज बढ़ाएंगे। और कुछ एक्सरे फोटोन चले भी गए तो उनसे क्या होगा, स्कैटर रेडिएशन ज्यादा उत्पन्न होगी, तो उससे क्या होगा, उनसे क्या होगा, इमेज क्वालिटी ज्यादा नहीं होगी और आपका पेशेंट का रेडिएशन डोज भी बढ़ जाएगा। तो थ्री फेज जनरेटर से आपकी क्या होती है, पेशेंट का रेडिएशन डोज कम होगा और आपकी एक्सरे जो एक्सरेज की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ती है। किस तरह से होती है ये हम अभी आगे देखते हैं।
थ्री फेज जनरेटर्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इनको हम तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है 6 पल्स 6 रेक्टिफायर। इस पे 6 पल्सेस होती है वो 6 उत्पन्न होती है और 6 ही रेक्टिफायर काम में लिए जाते हैं। दूसरे प्रकार के अंदर 6 पल्स एंड 12 रेक्टिफायर काम में लिए जाते हैं। और तीसरे प्रकार का होता है 12 पल्स जनरेटर, जिसमें रेक्टिफायर अगर आप देखोगे तो 12 रेक्टिफायर ही काम में लिए जाते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। इनके अंदर अगर आप जो जो मैं बात कर रहा हूँ इनकी जो इनकी ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, जनरेटर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, जो स्टेप डाउन से स्टेप अप में काम करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं जो वोल्टेज को बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ा देते हैं। तो तीन तरह के जनरेटर ट्रांसफार्मर होते हैं, 6 पल्स 6 रेक्टिफायर, 6 पल्स 12 रेक्टिफायर तथा 12 पल्स जिसमें 12 रेक्टिफायर ही काम में होते हैं। इनके अंदर ये थ्री फेज जनरेटर है तो इसके अंदर क्या होती है, प्राइमरी की संख्या देखोगे तो प्राइमरी भी कितनी होती है, 3 ही होती है, और सेकेंडरी भी कितनी होती है, ये 3 ही इसके अंदर सेकेंडरी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी ये जो इनके अंदर है, इनका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से जुड़ी होती है। एक तो होता है डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है वाई कॉन्फ़िगरेशन, WYE कॉन्फ़िगरेशन, या इसे स्टार कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तीन कॉइल को इस तरह से एक दूसरे से अटैच किया जाता है। ये आपका डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है इसको, या डेल्टा सर्किट हो गया। दूसरा वाई कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर तीन कॉइल इस तरह से जुड़ी होती है कि उनका तीनों का एक पॉइंट जो एक किनारा है आपस में जुड़ा होता है। इसको ए बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। इनका एक एंड है वो क्या होता है, कॉमन होता है। इसे हम वाई कॉन्फ़िगरेशन या स्टार कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इस तरह से इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी इसके एक दूसरे से कॉन्फ़िगरेशन में रहती है। जनरली आप देखो तो जो थ्री फेज जनरेटर सर्किट है, जो ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी है वो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में होती है। प्राइमरी किसमें होती है? डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होती है। ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेकिन सेकेंडरी डेल्टा या वाई दोनों के अंदर ही हो सकती है। मोस्टली तो इसके अंदर वाई कॉन्फ़िगरेशन में ही होती है, लेकिन डेल्टा या वाई दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम ले सकते हैं। प्राइमरी को साधारणतः हम डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही हम इसको लेते हैं। अब आप इन तरह के कनेक्शन देखोगे तो आप सोचोगे कि ये तो मतलब ट्रांसफार्मर है जो आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, जो कि हमने पढ़ा था पीछे की क्लासेस के अंदर कि इसकी प्राइमरी होगी और इसकी सेकेंडरी होगी, तो इससे बहुत ज्यादा है, यानी इसके अंदर इसका अपीयरेंस एकदम से अलग होगा। लेकिन थ्री फेज का और जो सिंगल फेज है इसका अपीयरेंस लगभग एक जैसा ही होता है, ज्यादा अंतर इसके अंदर नहीं होता। बस बाइंडिंग की संख्या का अंतर होता है, थोड़ी सी कोर की स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है इसके अंदर। जैसे मान लो ये थ्री फेज के लिए है, एक सिंगल बाइंडिंग इस पर आ गई और दूसरी इस पर आ गई, तीसरी इस पर आ गई, और इसी पर सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई, इस पर सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई, इस पर सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई। और इनके कनेक्शन आप किस तरह से करो, इनके एंड के वो आप स्टार और डेल्टा रखते हो। यानी इस तरह का जो आपको सर्किट का जो मैंने डायग्राम बताया, ये सर्किट का डायग्राम सिंगल जो दिखाने के लिए है। वास्तव में इसका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफार्मर अगर आप देखो, इसकी अपीयरेंस आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अनुसार इसको दिखाई देती है, इसके अनुसार ये होती है। अगर वाई और जो वाई कॉन्फ़िगरेशन और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में एक समान थ्री फेज जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, ये थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई आरोपित की जाए तो इनका जो आउटपुट होगा, आउटपुट का मैक्सिमम वोल्टेज तो आपको एक समान मिलेगा, लेकिन इनके अंदर फेज डिफरेंस मिलेगी। लेकिन क्या मिलेगी?
फेज डिफरेंस मिलेगी। कैसे? डेल्टा और वाई के अंदर 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। किस तरह से? मैंने आपको भी बताया था ना, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये 30 डिग्री का इसके अंदर क्या होगा, आपको फेज डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी फेज डिफरेंस का उपयोग करके आपको कांस्टेंट पोटेंशियल उपलब्ध होता है। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 फेज जो पावर सप्लाई है किस तरह से जनरेशन किया जाता है। तो कमर्शियल जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है वो 3 फेज पावर सप्लाई के अंदर ही होती है, जिसको हम क्या करते हैं, इन ट्रांसफार्मर के अंदर फेड करते हैं। जो स्टैंडर्ड सप्लाई उसको इसके अंदर फेड किया जाता है और उसको फिर आगे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसकी प्राइमरी, इन ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी होती है वो तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही होती है, लेकिन जो सेकेंडरी होती है वो या तो वाई कॉन्फ़िगरेशन में होती है या दोनों कॉन्फ़िगरेशन काम में ली जाती है उसके अंदर ही। जैसे प्राइमरी के अंदर ये डेल्टा हो गया, सेकेंडरी को वाई, या सेकेंडरी के अंदर मतलब दो है अलग अलग बाइंडिंग है तो एक वाई लेंगे और दूसरी डेल्टा उसके अंदर बाइंडिंग हम लेते हैं। चलिए हम वन बाय वन करके 3 फेज जनरेटर इनके प्रकार भी देख लेते हैं। सबसे पहले है 6 पल्स 6 रेक्टिफायर जनरेटर। देखिए यहाँ पर 6 पल्स और 6 रेक्टिफायर जनरेटर का सर्किट मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है, ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन प्रकार का होता है, तथा सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाई कॉन्फ़िगरेशन प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन या वाई सर्किट इसके अंदर उपयोग में लिया जाता है। इसके साथ में 6 सर्किट जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, 6 सर्किट जुड़े होते हैं जो 3 फुल वेव रेक्टिफायर कॉन्फ़िगरेशन में ब्रिज के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर आप इनके एक कंप्लीट साइकिल देखो, जैसे ये एक कंप्लीट साइकिल है, इसके अंदर एक फेज है उसका ये हो गया, उसके अलावा जो दूसरा फेज है और ये तीसरा फेज है, तो इसमें आपको एक कंप्लीट साइकिल के अंदर 6 पीक मिलेंगे, सॉरी 3 पीक मिलेंगे, 1 2 3, और 3 इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, डीप या बेलीज आपको मिलेंगी इसके अंदर। और जब आपको इसको फुल वेव रेक्टिफाई करते हो तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के कारण से क्या होगा, इसके अंदर आपको 6 पीक मिलते हैं। क्या बोलते हैं, 6 पीक मिलते हैं, इसलिए इसे 6 पल्स रेक्टिफायर भी कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 6 पल्स रेक्टिफायर भी हम इसे कहते हैं। चलिए तो इसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है वो भी हम इसके अंदर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ए को नेगेटिव पोटेंशियल पर है और बी पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, इस कंडीशन के अंदर मैं आपको सबसे पहले रेक्टिफायर के अंदर जो ये डायोड काम में लिए गए डायोड के बारे में बताता हूँ। ये डायोड का सिंबल होता है, ये क्या होता है, डायोड का सिंबल होता है, इसे डायोड सिंबल हम कहते हैं। इसके अंदर ये वाला पार्ट पी प्रकार का बताता है और ये वाला पार्ट एन प्रकार का बताता है। एन क्या होती है, इसके अंदर जो इसके अंदर पी और एन है, जो इसके अंदर जो डोपिंग की जाती है उनके बारे में बताते हैं। इसके अंदर से करंट का फ्लो किधर से होगा, करंट का फ्लो पी से एन की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो एन से पी की ओर होता है। आपको पता है धारा की दिशा, जैसे किसी तार के अंदर इस तरफ से धारा की दिशा आई है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, इसके विपरीत होता है। तो रेक्टिफायर के अंदर जो धारा की दिशा होती है वो पी से एन की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, इसके उल्टी होती है, इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर जाता है। तो अब देखिए इस रेक्टिफायर के अंदर, इस रेक्टिफायर सर्किट के अंदर हमने क्या किया, मान लिया ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर से यहां जाएंगे और यहां से इस कनेक्शन इस वायर में आएंगे, इधर जा नहीं सकते क्योंकि ये तो बैकवर्ड वाइज पर हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एन से पी की ओर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए एक्स रे ट्यूब के ऊपर आरोपित होंगे। तो किधर जाएंगे, ए से जाएंगे ये R3, और R3 से किधर जाएंगे, R3 से ये जाएंगे एक्सरे ट्यूब के जो प्लस और माइनस की ओर, और यहां से निकल के ये सीधा जाएगा, नेगेटिव कौन सा, हमने बी को माना था, तो ये यहां से
इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और ये बैकवर्ड वाइज पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधे ग्राउंडिंग होकर इसके अंदर चले जाएंगे। तो ये होगा। नेक्स्ट साइकिल के अंदर जब ये प्लस हो जाता है और ये माइनस होता है उस समय कैसे होगा, जब ये माइनस होता है उस समय इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जा नहीं सकते क्योंकि फॉरवर्ड वाइज पर हो गया, इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इधर से क्या होंगे सीधे एक्स रे ट्यूब के किनारों पर होंगे और यहाँ से सीधा ऐसे और ये इसके बैकवर्ड वाइज से सीधा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ए के ऊपर चले जाएंगे, जो प्लस का ए के ऊपर इस पर चले जाएंगे। इस तरह से ये काम करते हैं। इसी तरह से अगर इसको प्लस और माइनस माने तो इसी तरह इनको भी हम समझा सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, ये एक जो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ग्रुप में काम करता है। और आपने देखा होगा चाहे इसको प्लस मानो या इसको प्लस मानो, इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन से ही एक्स रे ट्यूब पर आरोपित होते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये एनोड है ये माइनस होता है, सॉरी कैथोड माइनस होगा, ये एनोड क्या होगा प्लस होगा। तो इसी के ऊपर क्या होंगे ये आरोपित होते हैं इसी इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये 6 पल्स और 6 रेक्टिफायर सर्किट इसके अंदर समझाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था तीनों को फुल वेव रेक्टिफायर करोगे तो आपको एक साइकिल के अंदर 6 पल्स दिखाई देंगी, 6 पल्स मिलेंगी, यानी वोल्टेज वेरिएशन इसके अंदर कम होता है। और 13.5% का वोल्टेज वेरिएशन इसके अंदर पाया जाता है। रिपल फैक्टर इसका 13.5% इसका रिपल फैक्टर होता है। इसका मतलब अगर आप 100 वोल्टेज का इस पर आरोपित करते हो, जैसे मैक्सिमम पीक वोल्टेज आपका 100 वोल्टेज है इसके अंदर यहाँ पे, तो आपको वोल्टेज रेंज मिलेगी इसके अंदर 86.5 से लेके 100 वोल्ट तक। 86.5 से 100 वोल्ट की इसके अंदर आपको वोल्टेज रेंज देखने को इसके अंदर मिल जाती है। इसी तरह अगर आप 12 पल्स रेक्टिफायर अगर आप 12 पल्स और जो 12 रेक्टिफायर अगर आप जनरेटर्स के अंदर देखोगे तो इसके अंदर 6 की जगह 12 पल्स आपको देखने को मिलती है। इस तरह से 12 पल्स देखने को मिलेगी। इसका जो 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 रिपल फैक्टर है, ये रिपल फैक्टर आपको 3.5 देखने को 3.5% ही आपको रिपल फैक्टर मिलता है, लगभग कांस्टेंट वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। अगर आप 100 वोल्ट अप्लाई करते हो तो आपको 96.5 या वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक यानी लगभग कांस्टेंट वोल्टेज देखने को मिलता है। अंडर लोड कंडीशन की बात करें, अंडर लोड कंडीशन के अंदर ये प्रैक्टिकली है, जो थ्योरेटिकल है, अंडर लोड अगर आप प्रैक्टिकली आप देखो तो आपको 5% तक रिपल फैक्टर मिल जाता है, यानी जो 95 वोल्ट से 100 वोल्ट तक एकदम कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिलता है एक्स रे ट्यूब के किनारों पर मिलता है इसके द्वारा। इसके बाद अगर आप देखो तो दूसरा होता है 6 पल्स 12 रेक्टिफायर, जिसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। 6 पल्स और 12 रेक्टिफायर, ये अभी भी 6 पल्स रेक्टिफायर की तरह से ही काम करता है, ये 6 पल्स सर्किट की तरह से ही काम करता है। इसका जो रिपल फैक्टर है वो 13.5% ही होता है, लेकिन इसका फायदा क्या होता है, इसको बीच से यहाँ पे क्या कहते हैं ग्राउंडिंग की जाती है। इस ग्राउंडिंग से क्या होता है, आपको जैसे मान लो आपने 150 किलो वोल्टेज के ऊपर काम किया, 150 किलो वोल्टेज पर आपने क्या किया, तो मतलब इसको बनाया, फंक्शनिंग के लिए बनाया, तो आप वोल्टेज रेंज को -75 किलो वोल्ट से प्लस 75 किलो वोल्ट तक आप इसको काम में ले सकते हो, मतलब इसको काम में इसको ले सकते हो। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 75 किलो वोल्ट ही होगा मैक्सिमम, जब आप चाहे नेगेटिव में देखो या पॉजिटिव में देखो। और 150 बहुत ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो 75 केवी होने के कारण क्या होगा, आपकी जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है वो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और इसका तो इसके कारण से इसका ये एडवांटेज होता है। इसके अंदर प्राइमरी है, प्राइमरी को हम जो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन से बनाते हैं, और सेकेंडरी है दोनों वाई या स्टार कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 12 पल्स रेक्टिफायर, 12 पल्स जनरेटर। इसके अंदर रेक्टिफायर भी 12 के काम में लेते हैं। देखिए 6 पल्स 12 रेक्टिफायर और 12 पल्स 12 रेक्टिफायर में बस एक ही अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा है, सेकेंडरी वाइंडिंग वाई है, लेकिन इसके अंदर एक वाइंडिंग को वाई न बनाकर
डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको दिया, तो ये तो कौन सी है, ये तो वाई कॉन्फ़िगरेशन है और ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है। इसका क्या फायदा होता है, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा और वाई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा उस आउटपुट के अंदर भी आपको एडिशनल 30 डिग्री का फेज डिफरेंस और मिल जाएगा। इस फेज डिफरेंस के कारण आपको जो जो यहाँ पे पीक है एक साइकिल के अंदर वो 12 पीक मिलेंगे। इस 12 पीक के कारण क्या होगा, यहाँ पर रिपल फैक्टर बहुत कम हो जाते हैं। अतः अगर आप सिंगल फेज में जहां पर 100% रिपल फैक्टर होता है उसकी तुलना में आप 12 पल्स में रिपल फैक्टर देखो तो आपको लगभग कांस्टेंट पोटेंशियल ही देखने को मिलता है, नियत पोटेंशियल देखने को मिलता है। एक्स-रे ट्यूब के किनारों पर वोल्टेज के अंदर जो वेरिएशन है या जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा उत्पन्न नहीं आता है। इसके अगर हम एडवांटेज देखें तो देखो, थ्री फेज जनरेटर कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, ये एक एडवांटेज होता है सिंगल फेज जनरेटर के ऊपर। सिंगल फेज जनरेटर के अंदर जहां पे वोल्टेज 100% तक डाउन हो जाता है, यहाँ पे ये क्या होता है, ये इसके अंदर वोल्टेज वेरिएशन बहुत ही कम होता है। मैंने अंडरलोड की कंडीशन में आपको बताया था 5% वेरिएशन ही मिलता है। तो पूरे एक्सपोजर के दौरान ही आपको कॉन्स्टेंटली जो एक ही एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आपको टारगेट के ऊपर मिलते हैं, जिससे एक्सरे फोटोन की जो मीन एनर्जी या माध्य ऊर्जा बढ़ जाती है। लो एनर्जी एक्सरे फोटोन कम रिलीज होते हैं, जिससे पेशेंट का रेडिएशन डोज भी क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा एक्सपोजर टाइम भी बहुत कम हो सकता है। एक्सपोजर टाइम कैसे, तो कांस्टेंट पोटेंशियल मिल रहा है आपको, तो कुछ ही देर के एक्सपोजर के दौरान ही आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाते हैं। यानी इसके द्वारा आप लगभग 2000 मिली एम्पियर तक की ट्यूब करंट प्राप्त कर सकते हो। इससे क्या होता है, ट्यूब करंट प्राप्त कर सकते हो। और तो ये क्या होता है, इससे बहुत ही शॉर्ट एक्सपोजर टाइम और हाई रिपीटेशन रेट्स के साथ में रेडियोग्राफ उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट एक्सपोजर टाइम एंड हाई रिपीटेशन रेट के द्वारा हम इसमें क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते, रेडियोग्राफ उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि एंजियोग्राफी के लिए सूटेबल है, एक्सीलेंट होता है, उत्कृष्ट होता है। तो ये थ्री फेज जनरेटर सर्किट कंप्लीट है। एक नए चैप्टर के साथ जल्दी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।